हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। मैं जयेंद्र आज 2019 में पूछे गए BHU BSc AG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो BSc AG के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, टू फिजिकल क्वांटिटीज P एंड Q हैव डिफरेंट डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन इज मीनिंगफुल। ठीक है, कह रहे कि दो क्वांटिटीज हैं P और Q, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो बराबर नहीं है। तो कौन सा रिलेशन मीनिंगफुल है? ऑप्शन है P माइनस Q, ऑप्शन 2 है PQ, ऑप्शन 3 है P प्लस Q, ऑप्शन 4 है P इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि P और Q का डायमेंशन सेम नहीं है। आप अपने से कोई एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि सपोज करिए कि P जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सपोज करिए कि मास है ना, किसी बॉडी का मास होता है, वो P से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और Q है वो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करिए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल नहीं है। P का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? M है। ठीक है, और Q का क्या है जो हम सपोज किए LT-2। ठीक है, तो आप सोचिए कि मास को एक्सेलरेशन में कभी ऐड किया जा सकता है? अगर हम आपसे कहें कि 5 kg प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा? तो आप जोड़ के बताइए, जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अलग है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला अलग होने के कारण हम वैसे दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, इस तरह का रिलेशन न जोड़ सकते हैं न इनका डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि दो अलग डायमेंशनल फार्मूले वाले फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जाता, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो जब ये नहीं हो सकता तो आपका ये भी नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? तो Q को अगर आप इधर लाएंगे तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? P माइनस Q इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ क्या किया जा रहा है कि P में से Q को घटाया जा रहा है, और आपको पता है कि P और Q सेम डायमेंशन के नहीं है। तो ये भी रिलेशन, जब ये रिलेशन नहीं मीनिंगफुल है तो ये उसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन ये भी मीनिंगफुल नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा PQ, यही सही होगा और Q सही होगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि मास को एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या कोई हर्ज हो गया? कोई हर्जा है? नहीं है। जैसे कि मास को एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, एक हमें नया क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है? हमें फोर्स मिल जाता है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? आप बहुत पहले से फोर्स निकालते आ रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन करके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेशन एक मीनिंगफुल रिलेशन है। तो कोई भी अलग अलग डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग 2 पैरेलल ट्रैक्स। 2 trains are running on tracks in opposite directions. If train have same speed and steam track of one is 3 times that of the other, the speed of each train is।
तो अगर आप क्वेश्चन समझ जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर ले जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड, वेलोसिटी, टाइम में चाल, दूरी, समय में एक सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए, कह रहे हैं कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शंस। पहले तो सपोज करिए कि दो ट्रैक है, ठीक है, दो पैरेलल ट्रैक है और टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन है वो एक इधर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विंड आपका इधर से इधर चल रहा है, ठीक है, और ट्रेन आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि इफ ट्रेन्स हैव सेम स्पीड एंड स्टीम ट्रैक ऑफ वन इज 3 times दैट ऑफ द अदर, द स्पीड ऑफ इस ट्रेन इज। तो ट्रेन का स्पीड पूछा है, ठीक है, कितना होगा। और ऑप्शन है इक्वल टू दैट ऑफ विंड, ऑप्शन 2 है 3 times दैट ऑफ विंड, ऑप्शन 3 है 2 times दैट ऑफ विंड, ऑप्शन 4 है 4 times दैट ऑफ विंड। यानी कि ट्रेन की स्पीड और ये विंड की स्पीड का रेशियो आपको पता करना है। तो आप खुद से सपोज कर लीजिए कि ट्रेन का स्पीड जो है वो v है और विंड का स्पीड जो है वो u है, ठीक है। और कह रहे कि स्टीम ट्रैक ऑफ वन इज 3 times दैट ऑफ द अदर। बस इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। इस लाइन का मतलब कह रहा है कि इसमें से जो धुआं निकल रहा है और इसमें से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, उनके धुआं का जो एक तरह से जो स्पीड है ना, वो एक के धुआं का स्पीड जो है वो दूसरे के धुएं के स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो पता कर लीजिए कि इसका जो स्टीम निकल रहा होगा, ठीक है, उसका स्पीड कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर हवा नहीं रहता तो धुआं का स्पीड कितना होता, ट्रेन के साथ उसी स्पीड से धुआं भी निकलता ना, तो इसका भी v होता, ठीक है, धुएं का स्पीड। लेकिन साथ में हवा भी है इसी तरफ, ठीक है, इधर की तरफ धुआं निकलता है, ठीक है, स्पीड आगे की तरफ है ना ट्रेन का, तो भी तो होता ही, और साथ में हवा है तो हवा और उसका स्पीड बढ़ा दे रहा है क्योंकि ट्रेन के ही डायरेक्शन में हवा भी है, ठीक है। तो कुल मिला के धुआं का स्पीड क्या हो जाएगा, v प्लस यू, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसका जो धुआं निकलेगा वो v तो होगा ही ना, ट्रेन का स्पीड v है इसलिए v से हवा निकलेगा, आगे की तरफ जाएगा, लेकिन हवा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके धुआं का स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। कितना कम कर देगा, तो जितना विंड का स्पीड है। तो इसके धुएं का स्पीड हो गया v माइनस यू और इसका कितना हो गया v प्लस यू। और कह रहा है कि एक के धुएं का जो स्पीड है दूसरे के धुएं की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि v प्लस यू इज 3 times दैट ऑफ v माइनस यू, ठीक है। 3 times मैंने इसका किया, इसका नहीं किया, क्योंकि आपको पता देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका स्पीड इसकी स्पीड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कम वाले का ही 3 times होगा बड़ा वाला, ठीक है। तो सॉल्व करिए, क्या हो गया, 3v 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v, ठीक है। तो u को उधर लेते जाइए, 2 को इधर लेते आइए, तो v अपॉन u इक्वल टू कितना आ गया, या चलिए u को इधर ही रन दीजिए, 2u आ गया, ठीक है। और आपका v क्या है, v है स्पीड ऑफ ट्रेन
और u क्या माने थे? स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तो v जो है 2u है, यानी कि स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो 2 टाइम्स डेट ऑफ द स्पीड ऑफ विंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, जो कि है 2 टाइम्स डेट ऑफ विंड। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना सिंपल इसका सॉल्यूशन था, बस क्वेश्चन समझना कठिन था। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉय मूव्स 15 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर ईस्ट एंड देन 15√2 मीटर साउथ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज, ठीक है। तो ये कई तरह से आप कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड या फिर उसको प्लॉट करके भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तो ये है कि आप फिगर देख के ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिगर बना लीजिए कि इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। अगर एनालिटिकल मेथड से देखा जाए तो 3 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। पहला डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 15 मीटर नॉर्थ, ठीक है, ऊपर की तरफ 15 मीटर जा रहा है, ठीक है, जो पहला डिस्प्लेसमेंट है, यानी D1 वेक्टर। फिर D2 वेक्टर कितना है? सेकंड डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ईस्ट, ये 10 मीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर ईस्ट, या फिर इसको एक्स वाई, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा D1 वेक्टर जो है 15 मीटर वाई में जो जा रहा है नॉर्थ में, वो हो जाएगा 15 जे कैप। D2 कितना हो जाएगा? 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर एक्स के डायरेक्शन में गया तो 10 आई कैप, ठीक है। और थर्ड कह रहा है 15 मीटर, 15√2 मीटर साउथ वेस्ट में, मीन्स इधर, और कितना? 15√2 मीटर, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर लीजिए तो 15 मीटर इधर, 15 मीटर इधर आएगा, ठीक है। 15 कंपोनेंट इधर आएगा, इधर 15, ठीक है। यानी एक तरह से समझिए कि -15 आई कैप और -j डायरेक्शन में 15 जे कैप, ठीक है। तो D3 कितना हो गया? -15 आई कैप -15 जे कैप, ठीक है। तो आपसे कह रहे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो तीनों डिस्प्लेसमेंट जोड़ दीजिए तो ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर। कितना आ जाएगा? तीनों को जोड़ दीजिए, आई को आई के साथ जोड़िए, जे को जे के साथ, तो ये आई एक साथ जोड़ दीजिए, -5i, और जे वाला जोड़ दीजिए 15j, -15j कट गया 0j, ठीक है। तो आपका नेट जो डिस्प्लेसमेंट है -5i, यानी i में 5 मीटर, -i डायरेक्शन में 5 मीटर गया, यानी इधर डायरेक्शन में -x डायरेक्शन में 5 मीटर गया, -x का डायरेक्शन यानी कि वेस्ट में, यानी कि वेस्ट में 5 मीटर गया। तो आपका ऑप्शन 3 सही है, 5 मीटर वेस्ट। या फिर अगर आप चाहते तो डायरेक्ट फोटो ही बना के, इतना रिजॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था। ऐसे देखते कि पहले कह रहे कि 15 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, 15 मीटर नॉर्थ चला गया, ठीक है। फिर कह रहे कि 10 मीटर ईस्ट गया, फिर 10 मीटर ईस्ट चला गया, ठीक है। और फिर कह रहे कि 15√2 मीटर साउथ वेस्ट, 15√2 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है, ऐसे। या फिर इसको ऐसे समझिए कि 15√2 मीटर इधर आने का मतलब 15 मीटर वेस्ट और फिर 15 मीटर साउथ, या फिर पहले 15 मीटर साउथ, या फिर उसके बाद 15 मीटर वेस्ट, ठीक है। या फिर 15√2 मीटर साउथ वेस्ट कर लीजिए, तीनों ही तरह से वो यहाँ से यहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो हम 15√2 मीटर साउथ वेस्ट ना करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दो स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि 15√2 मीटर साउथ, फिर 15 मीटर वेस्ट। तो पहले 15 मीटर साउथ आ जाइए,
तो यहाँ आ जाएंगे और फिर 15 मीटर वेस्ट जाएंगे, तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ये तो लेंथ 10 है, ये 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर और 15 मीटर आ रहे हैं, यानी कि 5 मीटर और इधर आएंगे, यानी कहीं इधर आएंगे 5 मीटर, ठीक है, और वेस्ट में पहुँचे। तो बस इतना फिगर बना के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्या आंसर हो जाएगा, 5 मीटर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, a long spring stretched by 2 centimeter has potential energy V. When stretched by 10 centimeter, its potential energy would be। ठीक है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिपेंड करता है वो आपको पता होगा। एक सिंपल सा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। स्प्रिंग वाले सिस्टम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या होता है स्प्रिंग का अपने नेचुरल लेंथ से कितना स्ट्रेच है या फिर कितना कंप्रेस है। ठीक है, वो होता है एक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले कितना स्ट्रेच है, पहले स्ट्रेच है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर 10 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए। ठीक है, जब स्ट्रेच आपका 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो, तो उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, 10 सेंटीमीटर पे इतना होगा। तो पूछ लिया कि 10 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इतना होगा। तो और साथ ही ये भी कह दिया कि 2 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है U, तो इसका वैल्यू बता दीजिए U के टर्म में। तो सिंपल है, देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ के, ये 5 इंटू 2 है यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, और ये आपको पता है ये कितना है, इसका वैल्यू दिया है U ना, 2 सेंटीमीटर पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि U है, तो इसका वैल्यू बता दीजिए। 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो इतना होगा, इतना होगा यानी कि 25 इंटू इतना, और इतना क्या है, यही आपका U है ना। तो यानी कि कितना आ गया 25 इंटू U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 25 U, जब स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाए। तो सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में U नहीं V सिंबल है। ठीक है, तो हो जाएगा 25 V। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G एट मून इज n टाइम्स दैट ऑन अर्थ वेयर n इज। n का वैल्यू पूछा है और कह दिया है कि जो मून है और अर्थ है। ठीक है, ये मून है, ये अर्थ है। कह रहे कि मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून। ठीक है, इसका मास जो है me जो है वो मून के मास से कितना टाइम्स ज्यादा है, 80 टाइम्स, यानी me अपॉन मास ऑफ मून कितना है 80। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। अर्थ का जो रेडियस है वो मून के रेडियस से कितना गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स, यानी कि RE अपॉन RM कितना है 4 ना। ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। तो कहा है कि अगर मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के n टाइम्स है, तो n कितना होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है।
तो वो है G इक्वल टू क्या होता है एट सरफेस जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो यानी G1 बाई G2 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, M1 बाई M2 और R नीचे है यानी कि R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा। तो ये सपोज करिए 1 वाला मून है, ठीक है, तो GM और ये 2 वाला अर्थ है, तो यानी ME मून अपॉन अर्थ, मून अर्थ। ठीक है, तो इसका वैल्यू पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के ग्रेविटी का क्या रेशियो है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, mm अपॉन ME कितना हो जाएगा, ME अपॉन MM तो 80 है, तो MM अपॉन ME हो जाएगा 1/80, और RE अपॉन RM कितना है 4, तो RE अपॉन RM के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि GM बाई GE कितना आ गया 1/5। तो अगर GE को इधर लेते आइए, ठीक है, तो यानी कि आप पता चला कि GM इक्वल टू 1/5 टाइम्स GE, और यही पूछा है कि G जो मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसके n टाइम्स है, n टाइम्स यहाँ आप पता कर लिए कि कितना टाइम्स है, n कितना टाइम्स है 1/5, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 56, इन द वीक ऑफ ए लैंटर्न केरोसिन ऑयल राइजेज अप ड्यू टू, कोई लालटेन है उसमें क्या होता है, नीचे फ्यूल भरा होता है जैसे केरोसिन ना, और उसमें एक बाती जो कहते हैं, या फिर दिया में भी बाती होता है ना, बाती में ऊपर ये आग जलता है, ठीक है, तो और नीचे से केरोसिन ऊपर जाता है और जल के खत्म होते जाता है। ठीक है, तो ये केरोसिन जो ऑयल है इसमें ऊपर कैसे जाता है, क्यों जाता है। ऑप्शन 1 है सरफेस टेंशन, ऑप्शन 2 है बॉइंट फोर्स ऑफ एयर, ऑप्शन 3 है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द वीक, ऑप्शन 4 है डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द वीक। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें कोई पतला सा कैपिलरी ट्यूब जब हम डालते हैं तो पानी उसमें ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और छोटा सा कैपिलरी ट्यूब है बस थोड़ा सा ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी ऊपर तक उसमें ऐसे भर जाए। ठीक है, ये जो पानी है वो उस कैपिलरी में, पतला सा कैपिलरी है तो उसमें भर के और उसके चारों तरफ ऐसे आ जाए। ठीक है, आप क्या किए, थोड़ा सा पानी वहाँ से हटा लिए, तो क्या पानी आप वैसे रहेगा, फिर से वो अपने उसी तरह से पूरा नीचे से थोड़ा सा और आ जाएगा, फिर से आप पानी हटा देंगे, ऊपर से हटा लेंगे, ठीक है, जो उसके चारों तरफ ऐसे थोड़ा सा आया है उसको आप हाथ से हटा दिए, तो क्या होगा, फिर से पानी नीचे से चढ़ के वहाँ चला जाएगा। ये क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फेनोमेना हो रहा है। ये जो फ्लेम है वो उस जो केरोसिन ऑयल पहले से जो ऊपर आ गया है, ठीक है, उसको जला के उसको कंबशन करके उसको CO2 और वाटर में बदल के वेपर में उसको हवा में निकाल दे रहा है। ठीक है, वो उड़ जा रहा है वहाँ से जल के, तो फिर वहाँ पे जो खत्म हो जा रहा है केरोसिन ऑयल वो फिर से नीचे से चला जा रहा है, फिर से वो उड़ रहा है तो फिर उसकी जगह पे नीचे से और चल जा रहा है। और ये जो उठने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर जाने का वो क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मिनिमम। तो वैसे तो जो सरफेस टेंशन होता है पानी का
70 से 75 के बीच में कहा जाता है कि सबसे मिनिमम होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 4 है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें बताया जाता है कि जो पानी का सबसे मिनिमम जो सरफेस टेंशन है वो 70 से 75 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे तो कोई से नहीं है ऑप्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर बात की जाए कौन से ऑप्शन है, तो आपका 4th ऑप्शन ज़्यादा करीब है, तो 4th ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इन द सन्स स्पेक्ट्रम द फ्रॉनहोफर लाइन्स आर एक्सप्लेन्ड बाई। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एक तरह से समझ लीजिए कि जीके वाला क्वेश्चन हो गया, फैक्चुअल चीज़ है जो आप याद कर सकते हैं अभी इस लेवल पे, ये आपको पढ़ाया नहीं जाता 11th-12th के लेवल पे। तो और BHU के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लिए जाते, इस पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इसके बारे में। वैसे तो कोई मतलब नहीं है, आप याद कर लें वही काफ़ी है, अभी इतना समझने का ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन चलिए थोड़े से बात कर ही लेते हैं। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या है, तो जब फ्रॉनहोफर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो उन्होंने जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है हमारे अर्थ पे, उस पर कुछ स्टडी किए। स्टडी करने के बाद उसका स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया, ठीक है। तो उसमें देखा कि मीन्स कौन कौन से वेवलेंथ के रेडिएशन सन से आ रहा है, ठीक है। तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, मतलब लगभग हर एक वेवलेंथ के आपको, मतलब जैसे सपोज करिए कि 400 एंगस्ट्रॉम के भी, 401 एंगस्ट्रॉम के भी, 402 के भी, 403 के भी, 405 के भी, ठीक है, हर एक एंगस्ट्रॉम के आपको वेवलेंथ मिल रहे थे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो रहा था, जैसे इतना तो कंटिन्यूअसली मिला 410 तक, फिर पता चला कि 410 से 412 के बीच का जो इतना एंगस्ट्रॉम के बीच का जो वेवलेंथ है, उस एंगस्ट्रॉम के कोई रेडिएशन सन से नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने इस स्पेक्ट्रोग्राफ पे ऐसे डार्क लाइन उसको बना दिया, ठीक है। फिर पता चला 412 से लेके 430 तक कंटिन्यूअसली मिला, हर एक वेवलेंथ का आपको जो स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा था, जो सन से रेडिएशन आ रहा था। फिर पता चला 430 से 433 तक का नहीं मिला, तो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन मिल गया, ठीक है। तो इसी लाइंस को कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। और ये उस समय एक विडंबना था, किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना मिल रहा है, यहाँ पूरा कंटिन्यूअस मिल रहा है, फिर इतना क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये बाद में किरचॉफ और इनके साथ एक बंसन, एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे वर्क किया और पता किया, मतलब लॉ भी दिए, कहा कि मतलब सन के जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इतना के वेवलेंथ का जो रेडिएशन है उसके बहुत अच्छे एब्जॉर्बर हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पूरा एब्जॉर्ब कर जाते हैं, इसलिए बाहर जो रेडिएशन उस वेवलेंथ का नहीं आ पाता है, वो उनके एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हमें डार्क लाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है, क्या है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। फ्रॉनहोफर लाइंस को एक्सप्लेन किया किरचॉफ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, एन आइडियल हीट इंजन exhausting heat at 27 degree centigrade has efficiency 25%, it takes heat at, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल हीट इंजन की बात की है। आपको आइडियल हीट इंजन एक तरह से मतलब समझिए कार्नोट इंजन, ठीक है।
उसका एफिशिएंसी कितना होता है, उसका फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, तो वो होता है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें कि इंजन अपना जो हीट बचता है उसमें देता है एक या कर लीजिए सिंक टेम्परेचर। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर, जिस हाई टेम्परेचर से ये हीट लेता है हमारा इंजन। ठीक है, इंजन होता है वो एक हाई टेम्परेचर से कुछ हीट लेता है। ठीक है, और इधर कुछ वर्क कर लेता है और जो बचता है वो किसी सिंक में दे देता है उस एनर्जी को। ठीक है, तो पूरा वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा बच ही जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लिए हायर टेम्परेचर कितना है T2, ये T1। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है 25%। तो यहाँ पे नीटा का वैल्यू कितना हो गया, वो 25% कर लीजिए या फिर 25% पर 100। इसको नंबर में देखें तो 1/4। ठीक है, यानी नीटा है 1/4। तो यहाँ पे हमारे T1 बाई T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा T1 बाई T2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 को इधर लेते जाइए, 1 माइनस 1/4 3/4। ठीक है, और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर कितना है जिसमें कि हीट को एग्जॉस्ट करता है, वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन। ठीक है, और नीचे हो जाएगा T2। तो T2 का वैल्यू पता कर लीजिए कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 300, कितना हो गया 400 केल्विन। तो इतना टेम्परेचर के उससे वो रिजर्वायर से ये हमारा हीट इंजन ले रहा है हीट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 है 673 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं है। ऑप्शन 2 है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गलत। पहली बात, इसको सब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 60, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम चेंजेस बाई 20%, द टाइम पीरियड चेंजेस बाई। ठीक है, कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका अगर लेंथ हम 20% चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, किसी सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, T इक्वल टू होता है 2π√L/G। ठीक है, G क्या है, या फिर G इफेक्टिव लिख दीजिए जहां पे निकाला जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव ग्रेविटी। L क्या है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, यही जो लेंथ है वही है L। ठीक है, L के चेंज होने पे आपका टाइम पीरियड भी चेंज होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 20% का चेंज हो गया। ठीक है, तो सपोज करिए कि 20% बढ़ ही गया। ठीक है, मान लीजिए, तो टाइम पीरियड भी बढ़ ही जाएगा, L के बढ़ने से T बढ़ेगा। तो हमें पता करना है परसेंट में ऑप्शन दिया, यानी कि कितना परसेंट टाइम पीरियड में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे आप क्या पता करते हैं।
सपोज करिए कि L1 पे और L2 पे टाइम पीरियड, जब L1 लेंथ था तो टाइम पीरियड T2 है, T1 है, और L2 लेंथ पे टाइम पीरियड T2 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है इस रिलेशन से कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, यानी कि T1 बाई T2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट L1 बाई L2। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ 20% चेंज हो गया। सपोज करिए कि बढ़ गया। ठीक है, अपने से कुछ भी मान सकते हैं, चेंज घट भी सकता है बढ़ भी सकते हैं, तो मान लीजिए कि बढ़ गया, यानी कि 20% का बढ़ने का मतलब अगर पहले 100 है तो अब कितना हो गया 120। ठीक है, तो L1 बाई L2 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 120। ठीक है, तो हमारा T2 कितना हो जाएगा फाइनली, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया चेंज होने के बाद, पहले T1 था और इस चेंजिंग से हमारा फाइनली टेम्परेचर कह रहा हूँ टाइम पीरियड जो है वो कितना हो गया अंडर रूट 120 अपॉन 100 इंटू इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए इसको अप्रोक्सीमेटली, तो ये करीब 11 का स्क्वायर है, 11/10 T1। ठीक है, यानी कि 1.1 T1। ठीक है, पहले T1 था और फिर बाद में टाइम पीरियड कितना हो गया 1.1 T1। टाइम पीरियड में चेंज कितना का हुआ, तो T2 माइनस T1, यानी कितना हो जाएगा T2 इतना है, T1 ये है, तो यानी हो गया 0.1 T1। कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो अपॉन T1 कर लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, अपॉन T1 कर लीजिए इंटू 100, T1 से T1 कट गया, कितना आ गया 0.1 इंटू 100, कितना आ गया 10%, यानी कि टाइम पीरियड में कितना का चेंज आ जाएगा 10% का। क्वेश्चन नंबर 61, an open organ pipe produces fundamental note of frequency f where one of the ends is closed. The fundamental note has frequency। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं और एनालिटिकल मेथड की इक्वेशन मीन्स आप फार्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक कोई ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है f है। ठीक है, तो इसी को अगर नीचे से बंद कर दिया जाए, नीचे से क्लोज कर दिया जाए उसी ऑर्गन पाइप को, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो अगर कॉमन सेंस से अगर आप देना चाहते हैं तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, क्या होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो स्टैंडिंग वेव, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला स्टैंडिंग वेव जो इसमें बन सकता है। ठीक है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। कई तरह की स्टैंडिंग वेव इस पे बनते हैं, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो बनता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वाला जो होता है वो फर्स्ट ओवरटोन होता है, उसके बाद वाला सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगा, तो अगर प्रेशर के टर्म में समझिए तो ओपन है, तो यहाँ पे प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा यहाँ पे भी हमेशा। ठीक है, प्रेशर वेरी नहीं करेगा, जो भी वेरी करेगा बीच में कर सकता है। ठीक है, यानी प्रेशर का तो यहाँ पे नोड ही होगा। ठीक है, प्रेशर हमेशा चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो होगा, जो भी चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटी नोड और फिर यहाँ पे तो नोड होना ही है। ठीक है, मीन्स जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है, उसका और ये दो नोड के बीच का जो
चलिए ठीक है, तो ये हो गया एक स्टैंडिंग वेव। अब इससे सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला हमें बताना था, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला। अब इससे बड़ा वेवलेंथ वाला तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। हाँ, और क्या क्या हो सकता था, हाँ इससे छोटा वेवलेंथ वाला बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड, और जैसे जैसे करेंगे और जो भी स्टैंडिंग वेव होगा उसका वेवलेंथ और छोटा ही होते जाएगा। हमें फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे लंबे वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा वेवलेंथ यही बन सकता है। यहाँ पे इस वाले केस में ये λ/2 होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सबसे लंबा वेवलेंथ वाला क्या बन सकता है स्टैंडिंग वेव, कि यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, तो प्रेशर का तो यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ पे तो हमेशा नोड ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटी नोड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा तो ये बन सकता है, ठीक है। देखिए ये समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको पता रहेगा, एक बार ये चीज समझ जाएंगे तो ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये फिगर देखेंगे, बस दोनों फिगर देख के आंसर दे देंगे कि यहाँ पे तो ऐसा स्टैंडिंग वेव बन रहा है, यहाँ पे ऐसा बन रहा है। बस आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप तुरंत कर लेंगे। तो और अगर आपको पता है तो अभी आप बता भी सकते हैं, या फिर पहले समझिए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या स्टैंडिंग वेव हो सकता है, तो यहाँ पे तो हमेशा एंटीनोड ही होगा, ठीक है, प्रेशर का, और एंटीनोड हो सकता है, और यहाँ पे तो हमेशा नोड ही होगा, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है, सॉरी, नोड और यहाँ पे एंटी नोड। तो चलिए बीच में जाया जाता है, एक और नोड ला देते हैं, तो यहाँ पे एक एंटी नोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड, ठीक है। तो ये और जो स्टैंडिंग वेव आगे और भी कई सारा बनेगा, तो उसमें और वेवलेंथ छोटा ही होते जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा वेवलेंथ यहाँ पे ये बन रहा है, यानी ये आपका फंडामेंटल जो स्टैंडिंग वेव है वो है, ठीक है। ये क्लोज वाले केस में, ये ओपन वाले केस में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वेवलेंथ इसके जस्ट डबल लग रहा है, नहीं, यहाँ पे ये λ/2 है और यहाँ पे ये λ/4 है ना। एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है λ/4 होता है, और दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का जो होता है वो λ/2 होता है, ठीक है। ये हो गया लैम्डा, ठीक है, इतना ये पूरा लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये λ/2 और ये λ/2। तो देखिए जब ओपन था तो फंडामेंटल वाले केस में इतना लंबा था, ठीक है, जो L/2, ठीक है। यानी आपका वेवलेंथ का अगर बात किया जाए तो वेवलेंथ इतना लंबा था, ठीक है, ये वेवलेंथ है। और आपके क्लोज वाले केस में तो और भी लंबा हो जाएगा। यहाँ फिर बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो एक तरह से देखिए कि वेवलेंथ जो है जस्ट डबल हो गया ना, इसी लेंथ में ये L/2 है और क्लोज वाले केस में उतना ही लेंथ L/4 है, यानी कि वेवलेंथ जो है डबल हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी जस्ट हाफ हो जाएगा ना। फंडामेंटल वाला जो है इसके तो हाफ है, यानी कि इसका अगर f है तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, f/2, ठीक है। फिर से एक बार खुद से इस चीज को गौर करिए, समझिए और डिफिनीशन दिमाग में क्लियर रखिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव क्या होता है। तो आप बस इतना समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव बन रहा है और यहाँ पे फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव ऐसा बन रहा है, यहाँ पे डबल लेंथ का वेवलेंथ बन रहा है, डबल वेवलेंथ का
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव बन रहा है, यानी फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जस्ट आधा होगा इसके ना, क्योंकि वेवलेंथ इसके डबल दिख रहा है। तो बस मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेगा, इतना मन में ही आप सोच लेंगे, ऐसा फिगर बना लेंगे और जवाब दे देंगे। तो ये तो हुआ कॉमन सेंस से या फिर कंसेप्ट से उत्तर देना। और बाकी अगर आप फार्मूला रटते हैं तो फिर वो भी एक तरीका है, वैसे भी आप ला सकते हैं आंसर। क्या होगा, तो ओपन ऑर्गन के केस में, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो भी स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं उनका फ्रीक्वेंसी होता है μ0/2L, ठीक है, इंटू 2n+1, ठीक है। और क्लोज वाले केस में क्या होता है, नहीं, इसके केस में क्या होता है 4L इंटू, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये याद नहीं आ रहा है तो डिराइव करना ज़्यादा वो नहीं है, हाँ फार्मूला बस डिराइव करेंगे, अगर याद है तो याद रखिए और देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी होगा, तो फंडामेंटल के केस में 1 होगा, ठीक है। फिर दूसरे यहाँ पे ये n आ जाता है एक्चुअली, चलिए ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है 2n+1, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, n=0 रख देते हैं, तो सबसे पहला जो होता है V0/4L, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर n=1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3V0/4L, ठीक है। फिर 2 रखेंगे तो 5V0/4L। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकंड ओवरटोन, ठीक है। इसको थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, इसको फिफ्थ हार्मोनिक कहते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी n=1 रख देंगे, V0/2L। फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा V0/2V0/2L, ठीक है। तो फंडामेंटल आपका ओपन वाले केस में V0/2L है और क्लोज वाले केस में V0/4L है, ठीक है। इसके जस्ट आधा है ना, वो नीचे 4 है, यहाँ 2 है, तो ओपन वाले के केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट आधा है क्लोज वाले केस में, तो यानी कि f/2 हो जाएगा। तो फार्मूला याद है तो फार्मूला में रख के वैल्यू देख लीजिए, वैसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर बस फिगर देख लीजिए, इतना से भी दे सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी ρ falling under gravity g in a liquid of density ρ0 and viscosity, terminal velocity of a spherical ball of radius r and density ρ falling under gravity g in a liquid of density ρ0 and viscosity neta depends on, तो ऑप्शन दिया है कि नीटा आपका किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स पे आपका जो नीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आपको फार्मूला याद है तब तो डायरेक्ट ही आप आंसर दे देंगे, और फार्मूला नहीं याद है तभी भी दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट याद है। अगर पर्सनल बात बोलें तो मुझे खुद नहीं फार्मूला याद, मैं नहीं याद रखता क्योंकि मुझे अपने कंसेप्ट पे पूरा भरोसा है। बस आपको कंसेप्ट अगर याद है तो आधा मिनट में आप फार्मूला डिराइव कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, मुझे फार्मूला तो नहीं याद, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता, और लेकिन कंसेप्ट से कैसे ला सकते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर।
तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। पहली बात स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है कि जब पानी में गिर रहा है कोई बॉडी, ठीक है, किसी विस्कस लिक्विड में कोई बॉडी जब ड्रॉप करते हैं, कोई स्फेरिकल बॉडी, अगर उसका रेडियस r है, जब v स्पीड से जाता है, ठीक है, और नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का, तो उस पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब जो वेलोसिटी का अपोजिट जो विस्कस ड्रैग लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, वो कितना होता है 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो 6 पाई नीटा आर वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जिस समय टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया है उस समय उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, तो एक तो आपका विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक आपका बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है। बस ये 3 फोर्स इस पे एक्ट कर रहे होंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया है, यानी कि उसका अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यानी कि उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में एक तरह से, मीन्स जितना फोर्स ऊपर की तरफ है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ है, यानी कि F प्लस बी इक्वल टू mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां से पता कर लीजिए कि F कितना होगा, जिससे मैं टर्मिनल वेलोसिटी पा लिया है, F है 6 पाई नीटा आर वी नॉट। बॉन्ड फोर्स कितना होगा, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो पहले लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है वो पता करिए, इसका वॉल्यूम जितना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका मास आ जाएगा। लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो 0, ठीक है, रो नॉट, और इंटू जी कर लीजिए तो वेट आ गया, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी कि बॉन्ड फोर्स, और ये आ जाएगा उसका वेट कितना हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितना है बॉल का, रो इंटू जी। तो बस इससे आप पता कर लीजिए, देख लीजिए आपका ये किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर फार्मूला ही डिराइव कर लीजिए। देखने से पता चल रहा है कि नीटा पे कर रहा है, आर पे भी कर रहा है। देख लीजिए, अभी पहले फार्मूला डिराइव कर लीजिए कि पता चला कुछ तो कट पिट जा रहा होगा, ठीक है, पता चला आर कट गया, वी नॉट कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस रो 0, और इधर से 6 पाई नीटा आर, 6 पाई नीटा आर, ठीक है। एक आर से एक आर कट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 और यहाँ 3, और 3 3 जा 9 आ गया आपका। टर्मिनल वेलोसिटी देख लीजिए किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है उस बॉडी के, स्फेरिकल बॉडी के, जी पे डिपेंड कर रहा है, उस बॉडी के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और लिक्विड, उस विस्कस लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। बस ये करने में आपको आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगा हमें। अगर आपको याद रहेगा, खुद को समझना रहेगा, खुद के लिए लिखना रहेगा, बस इतना लिखेंगे, ये आपको याद रहेगा इतना, फिर ये तुरंत लिख देंगे, आधा मिनट मुश्किल से लगेगा और आपको फार्मूला आ जाएगा। तो जिसको फार्मूला याद रहे, इतना अगर फार्मूला याद रख सकते हैं तो रखिए, और आंसर वैसे भी आ जाएगा। बाकी नहीं भी याद रहे तो आप कम से कम इतना तो स्टोक्स लॉ याद ही रखें, ठीक है, तो फिर आप डिराइव भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है, ऑप्शन 1
पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन 2 एनर्जी, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन 4 फोर्स। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या है? ऑप्शन 2 एनर्जी। याद रहता है क्योंकि बहुत जगह इसका क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया रहता है कि जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो डायरेक्ट ही याद ही रहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। बाकी क्यों है, अगर जिसको नहीं पता है तो उनके लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है? तो ये वो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग जब उसे छोड़ा जाए किसी फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए, तो 2 पॉइंट जिनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उनके अलॉन्ग अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से जाए, ठीक है, और जितना काइनेटिक एनर्जी अचीव कर ले, गेन कर ले, वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में वो एक्सेलरेट होकर जितना एनर्जी गेन करता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या फिर ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये ई क्या है? चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज से चार्ज कट गया तो क्या बचा? वर्क डन। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वही जो एनर्जी का होता है।